हेलो दोस्तों, नमस्कार। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करना जा रहे हैं कक्षा 6 भाग 1 का अध्याय 5। इससे पहले हमारे 4 अध्याय हो चुके हैं। राजस्थान, हमारा राजस्थान, कक्षा 6 भाग 1 अध्याय 5 शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। यानी 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले राजस्थान की जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, इसके बारे में इस पाठ में बेसिक जानकारी यानी सामान्य नॉलेज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये अध्याय। अध्याय की शुरुआत होती है यहाँ से। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। राजस्थान में विभिन्न रियासतों में अलग अलग रियासतें, जैसे आज़ादी के समय 19 रियासतें थी देश में, यानी राजस्थान में 19 रियासतें थी। इस तरह से अलग अलग रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालित करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। किनकी सहायता से? इनके मंत्री होते थे और उनके जागीरदार होते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। ध्यान दीजिएगा, शासन की शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता था? राजा होता था। और शासक का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। क्या कहलाता था? राजशाही शासन कहलाता था। इसके बाद देखते हैं राजशाही शासन का स्वरूप। जो राजशाही शासन है वो आपका किस तरह से था? देखिए, राजशाही शासन का स्वरूप। राजस्थान की विभिन्न रियासतों राज्यों में सिसोदिया, राठौड़, कछवा, चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था अलग अलग लगभग समान थी। अलग अलग जगह अलग अलग हैं वो शासकों का शासन था। इनकी अलग अलग जातियाँ होती थी, जैसे सिसोदिया, राठौड़, कछवा, चौहान आदि की अलग अलग छोटी छोटी रियासतें थी, राजवंश था। इनकी शासन व्यवस्था अलग अलग थी। ये राज्य अलग अलग थे, किंतु इनकी जो शासन व्यवस्था है तो लगभग कैसी एक समान सी थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी, जैसे राजा, मंत्री, बख्शी, खंजाची और प्रगना, कितने प्रकार के अधिकारी हो गए? 6 प्रकार के केंद्रीय अधिकारी हो गए। कौन कौन से? एक राजा हो गया जो शासक का प्रमुख होता था, उसके नीचे मंत्री, फिर बख्शी, फिर खंजाची और उसके बाद प्रगने का अधिकारी होता था। अब सबसे पहला अधिकारी था राजा। तो बात करते हैं राजा की। देखिए, स्पष्ट है, राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। याद रखना है, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता था? कौन होता था? राजा होता था। और सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद की सहायता से शासन का संचालन करते थे। किनकी सहायता से? सलाहकारों और मंत्रियों की सहायता से राजा जो राज्य का शासन है वो संचालित करता था। पहला प्रश्न आपका होगा कि राज्य का सर्वोच्च शक्ति का केंद्र कौन था? राजा। दूसरे नंबर पर आता है आपका मंत्री। कौन आता है? मंत्री। देखते हैं मंत्री का क्या कार्य। राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। याद रखना है, राज्य का प्रमुख मंत्री था वो क्या कहलाता था? दीवान कहलाता था। राज्य का प्रमुख मंत्री दीवान कहलाता था। राजा समय समय इनके मंत्रणा करके राज कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे मंत्रियों के सामने। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका खंजाची। कौन आता है आपका? बख्शी। मंत्री हो गए। मंत्री के बाद 2 नंबर पे आपका बख्शी है। याद रखिए, बख्शी का क्या कार्य है, ध्यान देना। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। यानी जो राज्य की सेना थी उनको तनख्वाह देना, वेतन देना मंथली या ईयरली। इसके साथ ही सेना संबंधी जो भी विभिन्न कार्य थे उनका लेखा जोखा रखना, कितने सैनिक हैं, कितनी टुकड़ियाँ, इन सब का कार्य किसका था? इन सब का कार्य आपके बख्शी का था। तो बख्शी का कार्य ध्यान रखना, सेना को वेतन देना और सेना संबंधित कार्य करने का काम था बख्शी का। 3 नंबर आपका आता है खंजाची। कौन आता है? खंजाची। तो देखिए, खंजाची का क्या कार्य रहता था? आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित रखना, राजकोष में वृद्धि करना खंजाची का कार्य था। ये लाइन आपको याद रखनी है। खंजाची का कार्य था आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना। एक खर्चे का राज कार्य का जो वित्त विभाग होता था राज्य का, उसका कार्य खंजाची का था। इसके साथ ही जो बचत को सुनिश्चित कर राजकोष में वृद्धि करना खंजाची का कार्य था। 3 नंबर आपका आता है प्रगना अधिकारी। कौन आता है? प्रगना अधिकारी। राज्य प्रगणों में विभाजित है। जो राज्य हैं, अब जैसे वर्तमान में राज्य जिलों में विभाजित है, संभागों में विभाजित है, उसी तरह
प्राचीन समय में राज्य हैं वो प्रगणों में विभाजित था। किस में विभाजित था? राज्य छोटे छोटे प्रगणों में विभाजित था। प्रगणे में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रगना अधिकारी होती थी। प्रगना अधिकारी क्या करता? प्रगणे में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसका था? प्रगना अधिकारी था। तो दोस्तों आपको पता है राजा का प्रमुख मंत्री हो गया, प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। इनका कार्य मंत्रणा करना, राजकार्य जटिल जैसे कि युद्ध वगैरह आ जाता है तो राजा के साथ विचार विमर्श करना, कौन? मंत्री। 2 नंबर है बख्शी। बख्शी का कार्य आपका क्या होने वाला था? बख्शी सेना को वेतन देना और सेना संबंधित कार्य बख्शी का। खंजाचिया जो राज्य के वित्त विभाग है उसकी देखभाल करता था। और प्रगणे का अधिकारी तो राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य प्रगना अधिकारी होता था। तो यह थी राज्य व्यवस्था प्राचीन समय में। सबसे आगे देखते हैं, बड़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट लाइन आ रही है। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। याद रखना, ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी और ग्राम का प्रशासन पंचायतें करती थी। ग्राम का प्रशासन कौन करती थी? पंचायतें। और ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। अब इसके बाद आगे देखते हैं जागीरदारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? जागीरदारी व्यवस्था। राज्य की जागीरदारी व्यवस्था किस तरह से होती थी? देखिए दोस्तों, एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीनी भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आपके सामने निकल के आ रही है कि जो राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था तो किस पर आधारित थी? एक तो रक्त संबंध पर आधारित थी और दूसरी कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। मध्यकाल में राजस्थान की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था मध्यकाल में रक्त संबंध थी और कुलीनी भावना पर आधारित थी। इसके साथ प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। कौन बनता था? राजा की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र ही राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जो भाई बंधु को राजा भूमि देता था अपने छोटे भाइयों को, उस भूमि का जो स्वामी था उसे क्या कहते थे? जागीरदार कहते थे। यानी छोटी छोटी जागीरें थी। जागीरदार का कार्य जागीर की सुरक्षा, उसका शासन संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर जागीरें प्रदान की जाने, उसके धीरे धीरे योग्यता के आधार पर भी जागीरें दी जाने लगी मंत्रियों वगैरह को। आगे देखते हैं जागीरदारी व्यवस्था का क्या प्रारंभ, कि जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत किस तरह से हुई है। तो देखिए, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ इसका संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया। किनके शासनकाल से प्रारंभ हुआ था? जागीरदारी व्यवस्था का लगभग राजपूतों के शासनकाल से इसका प्रारंभ हो चुका था, शुरुआत हो चुकी थी। राजस्थान में भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए जो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा और शासन व्यवस्था को संचालन हेतु शासकों को जागीर व्यवस्था प्रारंभ की थी। क्यों की थी? ताकि रियासतों में सुरक्षा और शासन व्यवस्था का संचालन कर सके, इसलिए रियासतों को छोटी छोटी जागीरों में बांट दिया गया। आगे आता है जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का था। ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। नंबर 1 बात करते हैं, राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। किस प्रकार की थी राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था? रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। किस तरह की थी? रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। नंबर 2, राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। नंबर 3 है, राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि मध्यकाल में जो जागीरदारी व्यवस्था थी राजस्थान में, उनमें राजा और जागीरदार के संबंध किस प्रकार के होते थे? तो राजा और स्वामी के संबंध है वो राजा और जागीरदार के संबंध है वो स्वामी और सेवक के न होकर किस तरह से भाईचारे और सौहार्द्र पर आधारित होते थे। अब बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। धीरे धीरे मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के रूप में परिवर्तन किस प्रकार से आया। तो देखिए दोस्तों, मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई थी, जिसका उल्लेख जागीरी पट्टे में किया जाता था। कर व्यवस्था का उल्लेख किस में किया जाता था? कर व्यवस्था का उल्लेख जागीरी पट्टे में किया जाता था। जागीरी पट्टे में कर व्यवस्था का उल्लेख किया जाता था। आगे देखिए,
मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को प्रगणों और ग्रामों में विभाजित किया। ये थी मध्यकाल में राजस्थान की जो है शासन व्यवस्था। अब इससे आगे देखते हैं अंग्रेजों का शासन। देखिए अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। कितने टुकड़ों में बंट गया भारत? दो टुकड़ों में बंट गया। कौन कौन से? एक तो आपका ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिशकालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों में 11 प्रांतों में से बना हुआ था। ब्रिटिशकालीन भारत में कितने प्रांत थे आपके? ब्रिटिशकालीन भारत में एक तो केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे 11 प्रांत थे। यहाँ ध्यान देना, राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो था आपका अजमेर मेरवाड़ा। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रतिदायी उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1857 की क्रांति के बाद आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो लगभग समाप्त सा हो गया था। आगे बात करते हैं। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का प्रशासन शासन संचालित किया जाने लगा। 1937 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ? तो याद रखना है कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीति विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग को अंतर्गत लाया गया। तो याद रखना है, राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है, अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे गृह विभाग के अंतर्गत कब लाया गया और किस अधिनियम के तहत लाया गया? तो 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के तहत लाया गया था। आगे बात करते हैं। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा बनाए जाते थे। अब पहले गवर्नर जनरल बनाते, अब सभी कानून संघीय कार्यपालिका बनाती थी। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान का प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ, जिसका टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहे हैं, याद रखने हैं। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ। तो राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 1952 में। और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो हैं टीकाराम पालीवाल। याद रखना, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री यानी मनोनीत नहीं, निर्वाचित चुने गए मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। यह था आपका आज का अध्याय 5 कक्षा 6 हमारा राजस्थान भाग 1 का। कुछ मोस्ट चीज़ें। जागीरदारी पट्टा किसे थे? वह पत्र जिसमें शासकों द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था वह जागीरदारी पट्टा कहलाती थी। मनसबदारी का मतलब है मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक शासन प्रणाली थी, वो मनसबदारी शासन प्रणाली थी। और निर्वाचित का अर्थ है चुना हुआ। आगे आपके सामने 2 प्रश्न है। एक प्रश्न आपने पहले ही थंबनेल में देखा था, इसका उत्तर हम बता देते हैं, और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित कार्य की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो सेना को वेतन देना और सेना संबंधित कार्य की जिम्मेदारी किसकी होती थी? आपको पहले ही बता दें, वो जिम्मेदारी किसकी होती थी? बख्शी की होती थी। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, अभी अभी आपको बताया, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ मिलते हैं अध्याय 6 में नेक्स्ट वीडियो में।